गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा नया पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कि जो यूरोप है उसके अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। यदि हम 18वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 18वीं जो शताब्दी है उसको अगर हम देखते हैं तो अगर हम आज के यूरोप का नक्शा देखें, एट प्रेजेंट का वर्तमान यूरोप को अगर हम देखते हैं तो वर्तमान यूरोप की तरह वहाँ पर जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल जैसे जो आपको राष्ट्र दिखाई देंगे वो 18वीं शताब्दी के अंदर नहीं थे। 18वीं शताब्दी के अंदर वहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे जो किस में बटे हुए थे, राजशाहियों में। राजशाहियों का मतलब होता है यहाँ पर भिन्न भिन्न जो है राजवंशों ने यहाँ पर अपने अपने साम्राज्य बनाए हुए थे। दूसरा बात है यहाँ पर पहली हमारे पास आ जाएगी राजशाही। दूसरा हमारे पास आ जाता है डचियों, यानी कि जो डच लोग थे जो हॉलैंड के थे, उन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। और जो स्विट्जरलैंड जो था वो कैंटनों में बटा हुआ था। भिन्न भिन्न कैंटनों के ऊपर भिन्न भिन्न शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं और आप इस यूरोप के नक्शे को देखिए। ये वो यूरोप का नक्शा है उस समय का। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ सार्डेनिया है, यहाँ दो सिसिलियों का राज्य है, यहाँ ट्यूनिस है, यहाँ पर यूनान है, यहाँ सर्बिया के लोग रह रहे हैं, रोमानिया है, बल्गेरिया है, हंगरी है। यहाँ अगर आप चले जाएंगे तो ग्रेट ब्रिटेन अलग है, वेल्स अलग है, आयरलैंड अलग है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग लोग जो है यहाँ पर शासन करते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन यहाँ अब आपको कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, कहीं भी जर्मनी, कहीं पर भी आपको इटली का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वो राज्य थे जहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्यों ने अपना अस्तित्व क्या है बनाया हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का जो निर्माण है वो किसकी देन है, फ्रांसीसी क्रांति की देन है। किसकी देन है, फ्रांसीसी क्रांति की ही क्या है, देन है। अगर हम उस समय के 18वीं सदी के अगर यूरोप के मैप को देखते हैं तो यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले लोग, भिन्न भिन्न जो है संस्कृतियों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। विभिन्न प्रकार के जातीय समूह थे यहाँ पर। अगर हम उदाहरण लें, यहाँ पर कुछ एक उदाहरण यहाँ अलग भी दिए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य है। कई क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़ करके बना हुआ था। इसमें क्या था, एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड के इलाके आते थे। इसके साथ साथ यहाँ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग जो है वो जर्मन भाषा बोलने वाले थे। इसके अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर लॉम्बार्डी, विनेसिया जैसे इतालवी, इटली की जो इतालवी भाषा थी, लैटिन भाषा बोलने वाले लोग थे। हंगरी के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी के लोग विभिन्न प्रकार की बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलेशिया में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ का कुलीन वर्ग जो है वो पोलिश भाषा बोलता था। तो इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जिसके अंदर ये बताएगा आपको कि उत्तर के अंदर जो है बोहेमिया के लोग रह रहे थे। ये देखिएगा आप, सोलवोक रहते थे, कार्नियोला में सोलेवेक्स रहते थे, इटली के अंदर क्रोएट रहते थे, पूर्व की तरफ ट्रोसेलेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे। तो ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। ये राष्ट्र कभी भी क्या नहीं बन सकते थे, एक नहीं बन सकते थे। तो इन तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति इनकी निष्ठा थी। ये सभी लोग अगर एक क्षेत्र के अंदर अगर एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि वो सम्राट के प्रति क्या थी, उनकी निष्ठा थी। अब यहाँ एक प्रश्न हमारे पास उभर के आता है कि इस प्रकार के विभिन्न साम्राज्यों के अंदर बटे हुए जो लोग थे वो एक कैसे हुए, यानी कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार हमारे पास उभरा कैसे। कुछ एक यहाँ पर महत्वपूर्ण डेट दी गई है, वो हम जरूर ध्यान रखेंगे कि नेपोलियन ने इटली के ऊपर हमला किया, कब किया, 1797 में।
नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1815 के अंदर। और वियना शांति संधि कब हुई? 1815 में। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1821 के अंदर। फ्रांस के अंदर 1848 के अंदर एक क्रांति हुई। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1869 से लेकर 1870 के बीच। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1866 से 1871 के बीच। और हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य के स्लाव राष्ट्रवाद जो है मजबूत कब हुआ? सबसे लास्ट में जाकर के 1905 के अंदर। तो आप इसको देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर भी राष्ट्रवाद था नहीं। वो राष्ट्रवाद उभर किसकी वजह से रहा था? फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। अब उस राष्ट्रवाद को लेकर के कौन आया, तो उसके अंदर हम यहां पढ़ेंगे एक नया वर्ग उभर रहा था जिसका नाम था कुलीन और नया वर्ग। अब मैं आपको यहां बताऊंगा कि ये कैसे उभरा, कुलीन और मध्यम वर्ग कैसे आया। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या बात करेंगे कि जो कुलीन जो वर्ग था उसके अंदर दो प्रकार के लोग थे। एक वो लोग जिनकी गांव के अंदर जमीन जायदाद थी। इनकी विशेषता बता रहा हूं मैं। गांव में क्या थी? इनकी जमीन जायदाद थी, पहली विशेषता थी इनकी, जिसके ऊपर इनका पुश्तैनी अधिकार था। और दूसरा, शहरों में इनकी हवेलियां थी। इन दो चीजों का ये बड़े प्रतीक थे। यानी कि गांव के अंदर इनकी क्या होती थी? कुलीन वर्ग जो लोग थे उनकी जमीन जायदाद होती थी, जिनके ऊपर दास मजदूर खेती करते थे। कौन लोग कहाँ खेती करते थे इनकी जमीन के ऊपर? दास मजदूर या फिर छोटे किसान जो हैं, जिनका समूह ज्यादा नहीं था, जिनके पास भूमि नहीं थी, वो लोग यहां पर क्या करते थे? खेती करते थे। और जो जमीनें होती थी वो बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई होती थी। और इन जागीरों के जो मालिक होते थे वो फिर शहरों के अंदर हवेलियां बना करके रहते थे। और इसी जमीन से वो जो भी चीज उत्पादित होती थी उसी से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस समय एक नया मध्यम वर्ग कैसे आया? कुलीन वर्ग की चर्चा तो ये होगी, मध्यम वर्ग आया था। औद्योगिक क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति ने एक नए वर्ग का उदय किया शहरों के अंदर। वो वर्ग क्या था? शिक्षक हो सकता था, वकील हो सकता था, मजदूर हो सकता था, व्यापारी हो सकता था। शिक्षक, वकील, मजदूर, व्यापारी। औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ था? वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास हुआ। किसका क्षेत्र का विकास हुआ? वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास हुआ। बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे। और इन्हीं वाणिज्यिक क्षेत्र के विस्तार से क्या हुआ? व्यापार ज्यादा हुआ। व्यापार अगर ज्यादा हुआ तो उससे क्या हुआ? शहरों का चलन ज्यादा हो गया। शहरों की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और इन शहरों के अंदर कौन लोग रहते थे? वो शिक्षक, वो वकील, वो व्यापारी, वो सुनार, वो बढ़ई, जो वहां की निजी आवश्यकता की क्या करते थे? पूर्ति करते थे। और वहां जो मध्य वर्ग, इन्हीं लोगों को क्या बोला गया था? मध्य वर्ग बोला गया था। अब इनने धीरे धीरे क्या किया? बाजार के अंदर जो उत्पादन होता था वो वाणिज्यिक होता था। तो इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण था उसकी वजह से फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के हिस्सों के अंदर 19वीं शताब्दी में आकर के क्या हुआ? उदय हुआ उद्योगों का। क्योंकि सबसे पहले क्रांति जो है हुई थी औद्योगिक, वो कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी 18वीं सदी में। लेकिन यूरोप के दूसरे भागों में कब हुई? 19वीं सदी में हुई, दूसरे जो भागों में। और यहीं से जो है कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति का जो है रास्ता अख्तियार किया। किसने? मध्यम वर्गीय लोगों ने। ये मध्यम वर्गीय लोग मैंने आपको बता दिया था, वो उद्योगपति थे, वो व्यापारी थे। और सेवा क्षेत्र के अंदर जो लोग, सेवा कौन दे रहा था? वकील दे रहा था, बढ़ई दे रहा था, सुनार दे रहा था, लुहार दे रहा था। ये सारे के सारे लोग जो है शिक्षित हुए। और इन्होंने स्वतंत्रता के अधिकारों की जो अभिव्यक्ति हुई थी कहां पर? फ्रांस की क्रांति में। और उस अभिव्यक्ति से मध्यम वर्ग के इन लोगों के बीच में एक नया विचार उत्पादित हुआ जिसका नाम था उदारवादी। एक नया विचार, उदारवादी विचार इनके बीच में जो है पनपा। और उदारवादी जो है वो मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के जो है विचार क्या कर पाए? लोकप्रिय कर पाए। क्यों कर पाए थे? क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने जो कुलीनों के विशेषाधिकार है उसका हनन किया था। और वहीं से इन मध्यम वर्गों ने एक नए विचार का सूत्रपात किया और उस नए विचार का नाम था उदारवाद। तो आइए हम उदारवाद के ऊपर नजर डालते हैं कि जो उदारवादी थे
वो क्या था और उनके लिए राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उदारवाद को अंग्रेजी में हम लिबरलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। और लिबरलिज्म जो शब्द है वो लिबर शब्द से निकला है। कौन से शब्द से निकला है? लिबर से। और लिबर शब्द है ये लातीनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लातीनी भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? आजादी। यानी कि उदारवाद का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को आजादी, किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यानी कि राजनीतिक रूप से अगर हम किसकी बात करें, उदारवाद की अगर बात करें, तो ये एक ऐसी सरकार के ऊपर जोर देता है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार ना हो और कानून के समक्ष क्या हो? सारे समान हो। अगर ये उदारवाद शब्द अगर आपको यहां नजर आ रहा है तो आप इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें, जो ये विचार व्यक्त कर रहा है उदारवाद, ये अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें, इसके विचारों को देखें, तो आपको 1789 की क्रांति जो हुई थी फ्रांस की, उसको याद दिलाएगा। क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति थी वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर थी। वहां पर सभी के विशेषाधिकारों का समाप्ति की बात की गई थी। पादरी वर्ग और निरंकुश शासन को जो है कर नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा था इनके ऊपर भी कर लगाया जाए। और इसके साथ साथ में इन लोगों ने निजी संपत्ति थी उसके स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया था। तो लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी के बाद भी, फ्रांसीसी क्रांति के अंदर कानून के समक्ष जब बराबरी आ गई थी तो उसके बाद भी हमने देखा था कि मताधिकार सबको नहीं मिला। हमने देखा था ना कि जो मताधिकार था वो सबको नहीं मिला। तो बराबरी कहां हुई? उदारवाद तो रियल में आया नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया? इसको भी शामिल किया, मताधिकार को। उसने कहा कि सभी लोगों को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? सभी लोगों को। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में तो किसको मिला था? केवल संपत्तिवान को। किसको मिला था? केवल संपत्तिवान को मिला था, महिलाओं को नहीं मिला था। तो उदारवादियों ने अपना जो राष्ट्र उन्होंने निर्धारित किया, जो राष्ट्रवादी विचार दिए, तो उन्होंने कहा हमारे राष्ट्रवादी राज्य के अंदर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेंगे, चुनी हुई क्या होंगी? सरकारें होंगी। तो अगर हम याद करें तो क्रांतिकारी जो फ्रांस है उसके अंदर पहली बार उदारवादी प्रजातंत्र का प्रयोग हुआ था। हालांकि जरूर वहां पर चुने जाने और मत देने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था, लेकिन यहां से सभी को मताधिकार देने का जो विचार था वो अस्तित्व में आया। क्योंकि इससे पहले मताधिकार के बारे में कोई जानते ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद में हमने पढ़ा था जैकोबिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? जैकोबिन के बारे में। और इन्होंने सभी को मताधिकार दिया। सभी को क्या दिया? मताधिकार। लेकिन उसके फौरन बाद हमारे पास नेपोलियन आ जाता है। कौन आ जाता है? नेपोलियन। और उसने दोबारा किसकी बहाली कर दी? राजतंत्र की। राजतंत्र की क्या कर दी? बहाली कर दी। और लोकतंत्र को इसने दोबारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और फिर यहां पर लोगों के मताधिकार क्या हो गए? छिन गए। महिलाओं को भी जो नेपोलियन संहिता के अंदर दोबारा जो है अवैसक मानते हुए पिता और पति के अधीन कर दिया गया। तो उदारवादी लोगों के लिए राष्ट्रवाद का मायना क्या था? उदारवादी लोग ये मानते थे कि जो अधिकार जो है वो सभी को बराबर मिलना चाहिए। संपत्ति का अधिकार के अंदर महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक जो अधिकार है उसके अंदर भी महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। इसके साथ साथ नेपोलियन ने क्या किया था? बाजारों के अंदर जो है मुक्त व्यवस्था बनाई। हम ये नहीं कह सकते कि आर्थिक उदारवाद नहीं था। नेपोलियन के समय में आर्थिक उदारवाद हम देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? नेपोलियन ने क्या किया था? जर्मन भाषी जो इलाके थे, जर्मन भाषा बोलने वाले जो इलाके थे, उनके 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। 39 राज्यों का क्या बनाया? उसने एक महासंघ बनाया। और उसने उन्हीं 39 राज्यों की जो है प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। उससे क्या हो रहा था? एक सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था। यदि कोई व्यक्ति 1833 के अंदर, कब? 1833 के अंदर अगर कोई व्यक्ति हैम्बर्ग, किसमें? हैम्बर्ग से कोई माल लेकर के जाता था और कहां तक जाता था? न्यूरेमबर्ग तक, तो उस व्यक्ति को 11 सीमा शुल्क देने पड़ते थे, क्योंकि 11 राज्यों की सीमाएं थी वहां पर।
इससे क्या होता था, जो व्यक्ति वस्तु और पूंजी लेकर के जाता था या वस्तु और पूंजी का आवागमन करता था, उससे क्या हो जाता था कि जो वस्तुओं की जो मापतोल की इकाई थी वो हर जगह पर अलग अलग थी। उससे क्या होता था, उसकी जो माल की कीमत थी वो चेंज हो जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए आप, कपड़े को मापने का पैमाना था एलए, और उसकी जो लंबाई थी वो जगह बदलने के साथ घटती थी। जैसे अगर 1 एल कपड़ा फैक्टबर्ड में खरीदा जाता तो वो होता था 54.7 सेंटीमीटर, मेज में जाकर के खरीदो तो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में जाकर खरीदो तो 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में अगर खरीदोगे तो 53.5 मीटर। तो इससे क्या हो जाता था, वस्तुओं के आदान प्रदान में, सेवा के आदान प्रदान में क्या आती थी, दिक्कत आती थी। तो हर व्यक्ति ये चाहता था कि एक ही मुद्रा प्रणाली होनी चाहिए, सीमा शुल्क को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। तो सभी लोग, व्यापारी जो होते थे वो एकीकृत किसके पक्ष में थे, एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के पक्ष में थे, कि सारा जो आर्थिक क्षेत्र है, जो व्यापार है, वो क्या हो, एक जगह बंधा हुआ हो, एक ही नियमों के अंदर बंधा हुआ हो, और इससे वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन क्या हो, बाधा रहित हो। इसके लिए क्या किया गया, फिर जोल्वेराइन संघ बनाया गया। क्या बनाया गया, एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेराइन। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1834 के अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जोल्वेराइन शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं, या खाली ये पूछ लिया जाता है शुल्क संघ के ऊपर नोट लिखिए, या जोल्वेराइन संघ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1834 के अंदर परसा की पहल पर, किसने बनवाया था, ये परसा की पहल के ऊपर एक शुल्क संघ बनाया गया। इसके अंदर सभी जर्मन राज्यों को क्या किया गया, शामिल किया गया, और मुद्राओं की संख्या कितनी बढ़ा दी गई, केवल 2 मुद्राएं अब कितनी होगी, जो 34 थी, 39 थी, वो अब कितनी रह गई, 2। यानी कि जो 30 से ऊपर थी उसको घटा के कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। और रेलवे के जाल की गतिशीलता भी बढ़ाएगी और आर्थिक हितों के राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया गया। और उस समय की जो पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद ने क्या किया, मजबूत किया। यानी कि एक पॉइंट यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, जो हमारे पास आर्थिक जो राष्ट्रवाद है वो पहले आया, किसकी अपेक्षा, राजनीतिक राष्ट्रवाद की। यानी कि जो राजनीतिक जो राष्ट्रवाद है उसका उदय आर्थिक राष्ट्रवाद के बाद हुआ, क्योंकि व्यापारियों ने, जो मध्यम वर्ग के लोग, मैं अभी इस पॉइंट को यहां क्लियर कर रहा हूं कि किस प्रकार मध्यम वर्ग के लोगों ने अन्य लोगों को राष्ट्रवाद का शब्द दिया। तो जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापार करते थे, उन्होंने सबसे पहले जरूरत महसूस की एकीकृत व्यवस्था की, राष्ट्रवाद की। और इसी वजह से क्या हुआ था, राजनीतिक राष्ट्रवाद का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ, और राष्ट्रवाद की लहर ने क्या किया, मजबूती ली। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास यहां पॉइंट आ रहा है कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, और यह नया रूढ़िवाद क्या था, जो प्राचीन जो परंपराएं थी उनको दोबारा बहाल किया गया। और इस बहाली का काम किसने किया था, नेपोलियन ने। किसने किया था, नेपोलियन ने किया था 1804 में। उसके बाद क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया। किसका पतन हो गया, नेपोलियन का पतन हो गया। यहां रूढ़िवादी शब्द को आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां देखिए आप, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता हो। तो ये परंपराएं कौन सी थी, चर्च की परंपराएं थी, चर्च था उनका, राजा की परंपराएं थी वहां पर, सामंतवादी परंपराएं थी वहां पर, उन्हीं को दोबारा ढाला गया यहां पर। यानी कि तेज बदलाव नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, क्रमिक और धीरे धीरे विकास होना चाहिए। एकदम जो है क्या नहीं हो जाना चाहिए, विकास नहीं हो जाना चाहिए। 3 प्रकार के लोग हमारे पास आ जाते हैं, उदारवादी आ जाते हैं, रूढ़िवादी आ जाते हैं, और एक इनका बीच का रास्ता निकालने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, नेपोलियन की जब हार हो गई 1815 के अंदर, तो रूढ़िवादी लोग मानते थे कि राज्य और समाज की जो स्थापित जो परंपराएं हैं, वो कौन कौन सी परंपराएं थी, महत्वपूर्ण परंपराएं, राजतंत्र उसको बहाल किया जाए, चर्च को बहाल किया जाए, संपत्ति का जो अधिकार है उसको भी बहाल किया जाए।
लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे वो वापिस जो है क्रांति के परिवर्तनों के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, क्योंकि नेपोलियन ने जो सुधार शुरू किए थे उनसे इन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी जो पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है और वो राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। तो एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील जो अर्थव्यवस्था है, सामंतवाद है, भूदासतों की समाप्ति है, वो यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र को क्या कर सकते हैं, शक्ति प्रदान कर सकते हैं। और 1815 के अंदर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया गया था। बार बार इसकी चर्चा हो रही है और उसके अंदर हराने वाली शक्तियां कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, पर्सा, रूस व ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने मिलकर के जो है नेपोलियन को हराया था, चारों ने, सॉरी। और वियना संधि हुई बाद में 1815 के अंदर इन चारों ने वियना संधि की थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था वो कौन था? चांसलर मेटरनिक, उसने की थी। वियना संधि की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसने की थी। और उसने क्या किया था? यहां पर नेपोलियन के जितने भी सुधार हुए थे युद्धों के दौरान उन सभी को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। बहुत बार यह प्रश्न आ जाता है कि कौन कौन से सुधार किए गए थे, वियना कांग्रेस के परिणाम क्या थे। यह प्रश्न मैं यहां पर कवर कर रहा हूं आपका कि 1815 की वियना कांग्रेस के परिणाम क्या थे। सबसे पहला परिणाम तो क्या था? उन बदलावों को खत्म करना, उन बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन ने युद्धों के दौरान किए थे। नेपोलियन ने क्या किए थे? युद्धों के दौरान किए थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इनका निर्णय था वो क्या था? फ्रांस के वो इलाके खत्म किए गए जो नेपोलियन ने जीते थे। जो नेपोलियन ने क्या किए थे? जीते थे, उन इलाकों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, फ्रांस की सीमा पर नए राज्यों का गठन कर दिया गया ताकि वो सीमाओं का क्या ना कर सके? विस्तार ना कर सके। ये तीन महत्वपूर्ण जो है डिसीजन वहां पर लिए गए थे। इसके अलावा चौथा, सेना सीमित कर दी गई थी। इनको बड़ा डर था कहीं फ्रांसीसी सेना दोबारा जो है साम्राज्यवादी विचारधारा को क्या ना करे? पनपा ना सके। ये सारे के सारे निर्णय जो है कहां पर लिए गए थे? वियना संधि में। एक निर्णय लागू रह गया था, वो कौन सा था? नंबर 5 पे 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बना रहा। ये निर्णय वहां पर जो है लिए गए और ये जितने भी निर्णय यहां पर लिए गए थे वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो यूरोप के अंदर क्या कर रही थी? रूढ़िवादी शासन की निरंकुश व्यवस्था दोबारा लेकर के आ रही थी। ये जो सारी चीजें हमने यहां देखी है वियना राष्ट्रीय कांग्रेस में, ये रूढ़िवादी शासन की निरंकुश व्यवस्थाएं दोबारा लेकर के आ रही थी कि कोई भी व्यक्ति जो है राजा की आलोचना नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति जो है राजा की जो नियम है, सरकार की जो वैधता है उसके ऊपर जो है आवाज नहीं उठा सकता। और सरकार ने दोबारा सेंसरशिप लागू कर दी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अखबार है, किताब है, नाटक और गीतों के अंदर जो व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ जो स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार क्या करते हैं? झलकते हैं। इन्होंने जो है लोगों के अंदर जो फ्रांसीसी क्रांति के विचार थे उनको रोकने के लिए क्या किया? रूढ़िवादी व्यवस्था दोबारा लागू कर दी, सेंसरशिप को दोबारा लागू किया गया। और नई जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसके जो आलोचक थे उन्होंने उदारवादी राष्ट्रीयवादियों द्वारा उठाया गया। फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया, वो क्या था? प्रेस की आजादी। वो ये चाहते थे कि प्रेस की आजादी चाहिए। मध्यम वर्ग ने कहा कि जब तक प्रेस की आजादी नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं? व्यवस्था को बहाल नहीं कर सकते हैं। और उसी के कारण जो है देश के अंदर एक नई गतिविधि चली यूरोप के अंदर। उस गतिविधि का नाम था क्रांतिकारी गतिविधियां। 1815 के अंदर वर्षों के दमन के भय के बाद, क्योंकि उदारवादियों को पहले से ही दबाया जा रहा था, 1815 की जो वियना कांग्रेस थी उसके अंदर भी यह तय हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादियों को क्या किया जाए? रोका जाए। उसके लिए क्या हो गया? फिर उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे
उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे वो क्या हो गए, भूमिगत हो गए, छुप गए जा करके। और भूमिगत होने के बाद इन्होंने क्या किया, गुप्त संगठन बनाए अपने। क्या बनाए, गुप्त संगठन इन्होंने बनाए। और इन्हीं गुप्त संगठनों के जरिए उन्होंने उदारवादी राष्ट्रवाद को क्या किया, पनपाए रखा। उसी के जरिए उन्होंने राष्ट्रवादी राज्यों की स्थापना का जो है अनिवार्य हिस्सा मानते थे अपनी आजादी में। और उसके अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है जो बहुत महत्वपूर्ण रहा इसमें, ज्यूसेपी मैत्सिनी के बारे में हम यहां जानेंगे, बहुत जरूरी था। इसका जो जन्म है वो 1807 के अंदर जिनेवा में हुआ। और इसने जो है कार्बोनरी का एक गुप्त संगठन बनाया और उसके अंदर इसने काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके बाद जो है 24 साल की अवस्था के अंदर क्रांति करने के लिए इसे क्या कर दिया गया, वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद इसने 2 भूमिगत संगठन बनाए, 2 अन्य संगठन बनाए भूमिगत संगठन। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं जिनके जरिए इसने अपनी राष्ट्रवादी सोच को जारी रखा। तो पहला तो बनाया था इसने मरसई के अंदर यंग इटली, बहुत बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, यंग इटली। और दूसरा इसने बनाया था बर्न, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर जा करके यंग यूरोप। और इसके जरिए इसने उदारवादी राष्ट्रवाद की भावनाओं को जो है प्रचारित किया। और इसके जो सदस्य हैं वो पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले सारे युवा थे। और मैत्सिनी का ये विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की क्या है, प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली के छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, उसे जोड़ करके एक राष्ट्रवादी राष्ट्र बनाया जाए और एक व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना है। और यही एकीकरण इटली की मुक्ति का क्या हो सकता है, आधार हो सकता है। और इसी की देखा देखी करके, मैजिनी की देखा देखी करके इटली के लोगों ने ही नहीं है बल्कि जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड के अंदर भी जो है गुप्त संगठन कायम किए गए। और मैत्सिनी के द्वारा जो है राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने सौपन से मैत्सिनी ने क्या किया, रूढ़िवादियों को हरा दिया। और इसी वजह से मैटरनिख ने कहा था कि हमारी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक जो व्यवस्था है, राजतंत्रीय जो व्यवस्था है, उसका सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, मैजिनी है, उसका सबसे दुश्मन है। उसके बाद में इसी व्यवस्था की वजह से एक नया माहौल यूरोप के अंदर तैयार हुआ। और उस माहौल को हम कहते हैं 1830 से लेकर के 1848 के अंदर क्रांतियों का युग यूरोप के अंदर आया। और उसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।